हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो या फिर नेट हो, सेट हो, हर जगह पूछा जाता है। वह टॉपिक है पोएम्स, देयर पोएट्स एंड देयर पब्लिकेशन ईयर, यानी कविता, उसके कवि का नाम, पब्लिकेशन ईयर, और उसके बारे में कभी कभी पूछ देता है कि उसका थीम क्या है। और यह प्रश्न कई तरह से पूछा जाता है, कई रूपों में पूछा जाता है। ऐसा भी होता है कि एक तरफ कवि का नाम, दूसरे तरफ कविता का नाम, और आपको मैच कराना होता है, या फिर एक तरफ कविता का नाम, दूसरे तरफ पब्लिकेशन ईयर दिया हो और उसको मैच कराना हो, या फिर इंडिपेंडेंटली भी पूछ देता है किसी कविता के बारे में, उसके पब्लिकेशन ईयर के बारे में, या उसके पोएट के बारे में, या फिर उसके थीम के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो पहला जो कविता है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बेवुल्फ। बेवुल्फ एक एनोनिमस राइटर्स के द्वारा लिखी गई है। इसके कौन रचयिता है, कौन पोएट है, किसी को पता नहीं है, और यह लगभग 700 से 1000 एडी के आसपास लिखी गई मानी जाती है। इस कविता की मैन्युस्क्रिप्ट आज भी अवेलेबल है और यह एंग्लो सैक्सन पीरियड की कविता मानी जाती है। यह वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएम भी मानी जाती है। ठीक है, तो यह है बेवुल्फ, जो कि बेवुल्फ इस का वो हीरो रहता है जिसका नाम है बेवुल्फ, जो कि ग्रेंडल नामक दैत्य को मारने जाता है, उसको मारने में सफल भी हो जाता है, तो वो है बेवुल्फ। इसके बाद है द कैंटरबरी टेल्स, जो कि जोफ्रे चौसर के द्वारा लिखी गई है। जोफ्रे चौसर जो कि 14th सेंचुरी के पोएट हैं, और यह कविता 1387 से 1400 के आसपास की लिखी गई मानी जाती है, जिसमें बहुत सारे पिलग्रिम रहते हैं जो कि यात्रा पर निकले रहते हैं, उन्हीं से संबंधित यह है पोएम। इसको कैंटरबरी टेल्स को कहा जाता है कि पिक्चर गैलरी है ना, पिक्चर गैलरी ऑफ द सोसाइटी, या पिक्चर गैलरी ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लैंड। इसके बाद है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि मिल्टन के द्वारा 1667 में लिखी गई। 1667 दैट इज जब वो अंधे हो गए, उसके बाद ये कविता लिखी गई है, और यह क्या कहते हैं, एक इपिक पोएम मानी जाती है, जो कि कैसे पैराडाइज से एडम और ईव को निकाल दिया जाता है, कैसे वो सैटन है रिबेलियस हो जाता है, उन तमाम चीज़ों उन तमाम के बारे में यह कविता है, जो कि पैराडाइज लॉस्ट है। इसके बाद है द रेप ऑफ द लॉक, एक मॉक इपिक पोएम इसको मानी जाती है। यह एक सटायरिकल पोएम है जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा 1712 में लिखी गई। इसमें पात्र है, लेडीज पात्र है बेलिंडा, जिसका लॉक यानी कि जो बाल है उसको थोड़ा सा काट लिया जाता है, उस चीज को लेकर बहुत फस होता है। ठीक है, इसके बाद है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। यह एक मेटाफिजिकल पोएम है, 1663 में लिखी गई है। इसमें लव एंड सेपरेशन के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद है द टाइगर। द टाइगर जो कि विलियम ब्लेक एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े चित्रकार भी इनको माना जाता है, बहुत बड़े कवि तो थे ही, इनके द्वारा लिखी गई है 1794 ईस्वी में। ठीक है, इसमें टाइगर एक तरफ और दूसरे तरफ लैम्ब है। कवि को आश्चर्य होता है कि क्या टाइगर को बनाने वाला वही है जिसको लैम्ब जिसको माने जो व्यक्ति, सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी यह सोचता है कि क्या जिसको लैम्ब को जिसने बनाया है, क्या वही भगवान इस टाइगर को भी बनाया है? क्योंकि लैम्ब और टाइगर में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ लैम्ब इतना मीक होता है, इतना जेंटिल होता है, दूसरे तरफ जो टाइगर है इतना स्ट्रांग, इतना फेरोशस होता है। तो कवि जो है बहुत माने दुविधा में है, आश्चर्य में है कि क्या माने ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दोनों को बनाने वाला एक ही हो। तो इन सब चीजों की चर्चा है टाइगर में। और देखिए, टाइगर नाम से एक दूसरी भी कविता है जो कि अरविंद घोष यानी महर्षि अरविंद के द्वारा लिखी गई है, और उसका थीम
बिल्कुल उल्ट माने दूसरा है, डिफरेंट है। इसके बाद जो कविता है वो है द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। एंसेंट मैरिनर का वो जो राइम है, राइम यानी कि गीत है, और यह रोमांटिक पोएट एस टी कॉल्डेस के द्वारा लिखी गई है 1798 में। और यह एक सुपर नेचुरल वोयाज, यानी वोयाज माने होता है समुद्री यात्रा, और उसके उस पर आधारित है, जिसमें गिल्ट और रिडिम्पशन इसके थीम है। कई बार आप लोगों से मैं चर्चा भी किया हूँ, जिसमें वो क्या होता है कि अ, समुद्री यात्रा के दौरान हवा रुक जाती है और क्या हो जाता है, जहाज एक जगह रुकने को विवश हो जाती है, पानी उनी खत्म हो जाता है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। वो एल्बेट्रॉस नामक जो चिड़िया है, उसको लोग सोचते हैं कि शायद उसी को मारने के चलते हो गया, क्या हो गया, ये सब चीज है उसमें। इसके बाद कुबला खान, कुबला खान भी कॉलरिज का एक बहुत ही फेमस कविता मानी जाती है, जो कि 1816 ईस्वी में लिखी गई थी। और इसमें क्या है, एक सपना की चर्चा हो रहा है, जहाँ की जैनाडू नामक एक जो प्लेस है, वहाँ वो क्या कहते हैं, डोम लाइक बिल्डिंग बनाने की चर्चा है। अ ड्रीम लाइक इमेजिनेटिव पोएम इंस्पायर्ड बाय एन ओपियम विजन। ठीक है। इसके बाद है क्रिस्टाबेल। क्रिस्टाबेल भी कॉलरिज के द्वारा लिखी गई बहुत फेमस कविता है, जो कि यह भी कुबला खान वाला ही साल में लिखी गई थी, अन्य 1816 में लिखी गई थी, लेकिन यह गोथिक स्टाइल की पोएम है, और इसमें भी सुपर नेचुरल और मिस्टिक फोर्सेस की चर्चा है। इसके बाद है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई बहुत फेमस, और इसको ऑटोबायोग्राफिकल पोएम माना जाता है। ठीक ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसको कैसी कविता मानी जाती है, ऑटोबायोग्राफिकल कविता मानी जाती है, जो कि 1850 में प्रकाशित हुई थी पोस्थुमसली। ये प्रकाशित हुई थी पोस्थुमसली, और यह पोएटिक ग्रोथ के बारे में है। किसके बारे में है, पोएटिक ग्रोथ के बारे में है। इसके बाद है इन्हीं के द्वारा लिखी गई कविता ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, जो कि किस चीज को एक्सप्लोर करता है, चाइल्डहुड मेमोरी एंड नेचर को एक्सप्लोर करता है। ठीक है। तो आगे है चाइल्ड हेरोल्ड। चाइल्ड हेरोल्ड या इसको चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज भी कहा जाता है। यह बायरन के द्वारा, बायरन जो कि बहुत ही शॉर्ट एज में ही, बहुत कम समय में ही गुजर गए, इनके द्वारा ये लिखी गई कविता है, जो कि 1812 से 1818 के बीच की लिखी गई कविता मानी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। ठीक ना, यह माने उनकी आत्मकथा से संबंधित एक कविता है, उस पर यह आधारित है, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। इसके बाद है डॉन जुआन। यह कविता भी इन्हीं के द्वारा अर्थात बायरन के द्वारा ही लिखी गई है, जो कि 1819 से 1824 के आसपास लिखी गई मानी जाती है। यह एक सटायरिकल और इपिक पोएम है। सटायरिकल है, सटायर है, और इसमें किस चीज की चर्चा है, अबाउट द एडवेंचर ऑफ अ लिजेंडरी लवर। एक लिजेंडरी लवर का जो एडवेंचर है, उसमें उस पर ये केंद्रित है, एक सटायरिकल पोएम है। इसके बाद है ओजीमैंडियास। ओजीमैंडियास जो कि एक राजा रहता था, उसी पर आधारित ये कविता है, जो कि शेली के द्वारा, पीबी शेली के द्वारा 1818 में लिखी गई है। और यह कविता जो है, इसका थीम क्या है, थीम है कि फ्लीटिंग नेचर ऑफ पावर एंड एम्पायर। सो राजा चाहता है कि हम ऐसा कुछ करें कि बिल्कुल इमोर्टल हो जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है, तो उसी पर आधारित ये है ओजिमैंडियास। इसके बाद है ओ टू द वेस्ट विंड। यह बहुत ही फेमस कविता है, जो कि पीबी शेली के द्वारा लिखी गई है 1820 ईस्वी में। और यह किस चीज पर आधारित है, पैशनेट कॉल फॉर रिवोल्यूशन एंड रिन्यूअल। रिवोल्यूशन और रिन्यूअल पर आधारित एक कविता है, जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस रोमांटिक एज की बहुत फेमस कविता मानी जाती है, शेली के द्वारा लिखी गई। ठीक है। इसके बाद है एडोनाइस। एडोनाइस यह कविता भी शेली के द्वारा ही लिखी गई है 1821 में। लेकिन इस कविता की सबसे बड़ी खासियत है, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है, और वो है कि यह एक इलिजी है, और इलिजी है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि किड्स के मृत्यु पर आधारित है, किड्स के मृत्यु पर आधारित है। इसके बाद है ओड टू अ नाइटिंगल। ओड टू नाइटिंगल यह जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई कविता है 1819 में। और इसका थीम क्या है, इसका थीम है
मोर्टालिटी एंड पावर ऑफ आर्ट, मोर्टालिटी एंड पावर ऑफ आर्ट के बारे में। इसके बाद है फिर किट्स के द्वारा ही लिखी गई यह कविता है जो कि ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, जिसका नाम है 1820 में लिखी गई है। और यह इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी है ना। इमोर्टैलिटी, आर्ट और जो ब्यूटी होता है वो क्या होता है, इमोर्टल होता है, माने अमर होता है। इसके बाद है टेनिसन के द्वारा लिखी गई कविता उलिसेस, जो कि 1842 में लिखी गई थी। और यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसमें जो पात्र है वो मोनोलॉग आप जानते हैं। तो यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि किस चीज को पोर्ट्रे करता है, पोर्ट्रेइंग द रेस्टलेस स्पिरिट ऑफ ओडिसियस। इसके बाद है इन मेमोरियम, ये अक्सर पूछा जाता है इन मेमोरियम किस चीज पर आधारित है। तो इन मेमोरियम के बारे में दो तीन बात याद रखना है हमें। पहला कि यह टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, दूसरा कि 1850 में प्रकाशित हुई, और यह क्या है, एक इलिजी है। इलिजी है माने किसी, माने एक दुखांत कविता है, कोई मरा है उस पर आधारित है। तो किसके मरने पर लिखे हैं, तो इनके एक मित्र थे, बहुत फास्ट फ्रेंड थे, जिनका नाम था आर्थर हेलम, उन्हीं के मृत्यु पर आधारित है यह एक इलिजी है। ठीक है। इसके बाद है माई लास्ट डचेज। माई लास्ट डचेज यह रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता पीपा पासेज आपको याद होगा, तो उन्हीं के द्वारा ये भी लिखी गई है, माई लास्ट डचेज 1842 में। और यह क्या है, यह एक मोनोलॉग है जिसमें कि एक ड्यूक है अपने मर्डर्ड वाइफ के बारे में चर्चा करता है। ठीक है। इसके बाद है पोर्फेरियाज लवर, यह भी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा 1836 में लिखा गया है। यह एक डार्क और ऑब्सेसिव लव को प्रकट करने वाली कहानी है जो कि मर्डर में खत्म होती है, मर्डर के द्वारा। इसके बाद है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन यह एक बहुत ही फेमस कविता है जो कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा 1843 में लिखी गई है। और इसमें किस चीज को पोर्ट्रे किया गया है, किस चीज की चर्चा किया गया है, चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो चाइल्ड लेबर हैं, बाल मजदूर हैं, उन पर आधारित यह कविता है। इसके बाद औरोराज ली, यह क्या है, यह भी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा ही लिखी गई 1856 में। लेकिन यह है क्या, ये नोवेल इन वर्स है। अभी तक तो ड्रामा इन वर्स, यानी जिसको वर्स ड्रामा, जैसे फैमिली रिन्यूनियन है, मर्डर इन कैथेड्रल है, या फिर जो विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं वो सब वर्स ड्रामा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यह नोवेल है जो कि वर्स में है। तो एक नोवेल जो कि वर्स में है, और किस चीज के बारे में है, अबाउट अ फीमेल पोएट्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जो कवयित्री हैं उनका जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस के लिए, उस पर आधारित यह है औरोरा ली। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगली जो कविता है वो है डोवर बीच। डोवर बीच जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है 1867 में। और इस कविता में किस चीज की चर्चा है, तो रिफ्लेक्शन ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ध्यान देने लायक है, किस चीज की चर्चा है, किस चीज के लॉस की चर्चा है, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड की चर्चा है। इसके बाद है स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई बहुत फेमस एक इलिजी है। इसको पेस्टोरल इलिजी भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि एक स्कॉलर है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, लेकिन वो कॉलेज छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके वो क्या कहते हैं, जिप्सियों के साथ रहने लगता है। तो उसी के बारे में ये है। ठीक है। इसके बाद है थायरसिस, और ये लिखी कब गई थी, 1853 में लिखी गई है। इसके बाद है थायरसिस। थायरसिस जो है यह भी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है 1866 में। और यह भी एक इलिजी है, लेकिन ये ध्यान देने लायक है, ये अक्सर पूछता है। यह इनके मित्र जिनका नाम था आर्थर हफ क्लफ, उनके मृत्यु पर लिखी गई यह इलिजी है जिसका नाम है थायरसिस। ठीक है। इसके बाद पायड ब्यूटी। पायड ब्यूटी जो कि जीएम हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई है 1877 में। और यह एक तरह से प्रेयर है। प्रेयर माने एक तरह से समझिए कि प्रार्थना है, जिसमें कि गॉड के जो डाइवर्स क्रिएशंस है उसकी चर्चा करता है कवि। इसके बाद है
द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। यह बहुत ही फेमस कविता है जो कि टॉमस स्टर्न इलियट के द्वारा लिखी गई 1915 में, और यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या है? यह ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें कवि चर्चा करता है एक वैसे मनुष्य के बारे में, वैसे आदमी के बारे में जो कि इनडिसीजन, माने वो बिल्कुल डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं, वो एक तरह से पैरालाइज्ड कंडीशन में है, मेंटली कहिए कि। इसके बाद है द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड टी.एस. इलियट का मास्टरपीस कहा जाता है जो कि 1922 में लिखी गई थी। यद्यपि यह फ्रैगमेंटेड है, खंडों में है, टुकड़ों में है, लेकिन यह मास्टरपीस मानी जाती है। और इसमें किस चीज की चर्चा है? अबाउट पोस्ट वार डिस्पेयर। विश्व युद्ध के बाद जो निराशा, हताशा जो समाज में व्याप्त हुई, उन्हीं सब चीजों के बारे में है द वेस्टलैंड। इसके बाद है फोर क्वार्टेट्स। फोर क्वार्टेट्स जो है टी.एस. इलियट के द्वारा 1936 से 1942 के बीच लिखी गई। यह एक फिलोसॉफिकल मेडिटेशन है जो कि टाइम और हिस्ट्री पर है, मतलब फिलोसॉफिकल मेडिटेशन ऑन टाइम एंड हिस्ट्री। ठीक है। इसके बाद है द सेकेंड कमिंग, W.B. इट्स, विलियम बटलर इट्स की यह कविता है जो कि फेमस कविता 1920 में लिखी गई, जिसमें वो चर्चा करता है कभी विजन ऑफ केवोस एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। बिल्कुल जो केओटिक स्थिति है, जो डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन हुआ है, उन सब चीजों की चर्चा है ना। आप पढ़े होंगे द फाकन कैनट, क्या कहते हैं, वो है लंबी कविता है द सेकेंड कमिंग। ठीक है। इसके बाद है सेलिंग टू बिजेंसियम। सेलिंग टू बिजेंसियम 1928 में लिखी गई इट्स के द्वारा कविता है, जिसमें कि रिफ्लेक्शन ऑन आर्ट, इमोर्टलिटी एंड एजिंग, जो कि किस चीज पर चिंतन मनन कवि करता है? आर्ट, इमोर्टलिटी और एजिंग पर। इसके बाद है संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग वैलेस स्टीवेंस के द्वारा 1915 में लिखी गई कविता है जो कि एक सेकुलर रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअलिटी और नेचर पर। ठीक है। इसके बाद है द सोल्जर। यह बहुत फेमस कविता मानी जाती है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। रूपर्ट ब्रूक कवि तो थे ही, लेकिन ये जब विश्व युद्ध हुआ तो अपने देश के तरफ से लड़ने भी गए थे और युद्ध भूमि में ही मारे गए थे। लेकिन लड़ने जाने से पहले ये कविता लिखी गई थी जो कि इनके मरने के बाद उपलब्ध हुई। लगभग 27 साल के थे तो ये दिवंगत हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। यह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, मतलब पैट्रियोटिक पोएम है, ठीक ना, जिसमें कि कवि इंग्लैंड के लिए जान दे दे रहा है। उनमें बहुत बहुत अच्छी कविता है। रूपर्ट ब्रूक के बारे में कहा जाता है कि वह हैंडसमेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम थे। ठीक है। इसके बाद है डैडी। डैडी जो कविता है सिल्विया प्लाथ के द्वारा लिखी गई 1962 में। सिल्विया प्लाथ जो कि 1963 में सुसाइड कर ली थी, मर गई थी, उन्हीं के द्वारा ये डैडी कविता लिखी गई थी, जो कि अबाउट ऑपरेशन, उन पर जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन माने जो सताया गया, जो दुख पहुंचाया गया, और पिताजी के साथ उनका जो जटिल रिलेशन था, उन सब चीजों के बारे में यह कविता है डैडी। इसके बाद लेडी लेजारस जो है, यह भी सिल्विया प्लाथ के ही द्वारा लिखी गई 1962 में, और यह कन्फेशनल पोएम माना जाता है। ठीक है। और खैर सिल्विया प्लाथ को भी कन्फेशनल पोएट माना जाता है। तो ये कन्फेशनल पोएम है अबाउट रीबर्थ एंड सर्वाइवल, पुनर्जन्म और सर्वाइवल के बारे में ये कन्फेशनल। इसके बाद है स्नैपशॉट्स ऑफ अ डॉटर इन लॉ। ये एडिन रीच के द्वारा लिखी गई बहुत फेमस कविता है जो कि 1963 में लिखी गई, जिसमें कि किस चीज की चर्चा है? महिलाओं के उत्पीड़न की चर्चा है, वुमेन्स ऑपरेशन, यानी महिलाओं की उत्पीड़न की चर्चा है। इसके बाद है पनिशमेंट जो कि सीमस हिनी के द्वारा लिखी गई 1975 में कविता। और यह क्या है? यह किस चीज के बारे में है? यह पॉलिटिकल वायलेंस एंड मोरल जजमेंट के बारे में है। ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है परीक्षा के ख्याल से। इसमें हम इस छोटे से वीडियो में हम कविता, कवि, पब्लिकेशन ईयर और उसका थीम क्या है, उस किस चीज के बारे में कविता है,
इन सब चीज़ों को मैं बताया। तो आज का वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जो है वो दबा दीजिए ताकि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिले। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।